अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम गुलाम असगर है। हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन का। आज ये उसकी आउटलाइन का लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू के लेक्चर को डिस्कस किया था, वो पोर्शन भी इसका क्लियर हो गया आउटलाइन में से। उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस का लेक्चर क्लियर किया था, तो आउटलाइन में से ये पोर्शन भी क्लियर हो जाता है। आज जो है हम आउटलाइन में से इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ये लास्ट पोर्शन है आउटलाइन का जिसे हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। इसके बाद आपका कोर्स एंड हो जाएगा। हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इनकम्स एग्जाम फ्रॉम लॉ। फिर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इनकम्स हैं। जैसे सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम, फिर है एग्जाम्पशन फॉर डिप्लोमेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फिर स्कॉलरशिप्स, ठीक है, फिर इनकम ऑफ वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स, ठीक है। उसके बाद है इनकम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, इनकम ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग ऑन फॉरेन शिप, और फिर हम अलाउंसेस को डिस्कस करेंगे। ये आपकी आउटलाइन का पोर्शन है, ये हमने आज डिस्कस करना है। ये आज इनकम टैक्स का टैक्सेशन का आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपकी आउटलाइन एंड हो जाएगी। हम प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने उसमें डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपको पता है कि टोटल 5 हेड्स होते हैं इनकम के, जिनमें से जो थर्ड वन हेड था, जैसे पहला उसका था सैलरी का एक्ट, सैलरी का हेड था। फिर था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, थर्ड वन था इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर था कैपिटल गेन, फिर है इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो आपका ये थर्ड हेड था इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी या बिजनेस की इंटरप्रिटेशन बताई थी अकॉर्डिंग टू द लॉ इन द इनकम टैक्स। अब देखें, बिज़नेस की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आपको बताई गई थी। फिर उस डेफिनेशन में यूज़ होने वाली जो टर्म्स थी उनको अलग से एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपका ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, वोकेशन भी हमने डिस्कस किया था, एडवेंचर्स भी डिस्कस किया था। ये सारी बातें हमने उसमें टर्म में डिस्कस की थी कि ये सारी बिज़नेस के अंदर आती हैं। फिर हमने देखा था कि बिज़नेस इनकम की टैक्सेबिलिटी के, अगर उस पर टैक्स लगना है तो उसमें कौन कौन से आइटम्स शामिल हैं। फिर हमने देखा इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ऐसी इनकम जो हम बिज़नेस के सोर्स से हासिल करते हैं जिस पर को जो टैक्स से एग्जाम्प्ट की गई हो। लास्ट वन है इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट टैक्सेबल। अब देखें, तीनों बातों में फ़र्क है। सोर्स एक ही है, बिज़नेस, बिज़नेस से ही हम इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उस बिज़नेस से हासिल होने वाली इनकम का कुछ पोर्शन जो है टैक्सेबल है, कुछ पोर्शन है जिसे एग्जाम्प्ट किया गया है, और कुछ पोर्शन ऐसा है जिस पे टैक्स लग ही नहीं सकता। अब जो एग्जाम किया गया है, ये आपको पता है कि अगर हमने इनकम टैक्स में कोई भी चेंज करना होता है तो हम फाइनेंस एक्ट के थ्रू करते हैं, और फाइनेंस एक्ट हम हर साल पास करते हैं जब हम अपना बजट अनाउंस करते हैं। अब जब एक्ट पास किया जाएगा तो उस एक्ट के अंदर हो सकता है कि नई अमेंडमेंट पास की जाए, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये जो एग्जाम्पशंस गिवन हैं इनमें से कुछ एग्जाम्पशंस को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट टैक्सेबल है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस पे किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। जी, अब आज की आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये पूरा सब्जेक्ट सिर्फ एक चीज़ के बारे में था कि आपको ऐसी इनकम मालूम करनी है। पहले आपको टोटल इनकम मालूम करनी है आपकी कितनी है, फिर उस इनकम में से जो भी टैक्स की डिडक्शंस होंगी उसे माइनस कर देंगे। उसके बाद जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, आपको वो मालूम करना था। इसके लिए ही हम, ठीक है, ये एग्जाम्पशंस पढ़ते हैं, ये डिडक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जो 5 हेड्स बताए जाएंगे इनकम टैक्स के, उसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो जो डिडक्शंस अलाउड हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसके मुताबिक हम वो डिडक्शंस निकाल के जो इनकम रिमेनिंग बचेगी वो टैक्सेबल होगी अंडर द लॉ। फिर हम उस पर सिंपल परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं। ये क्या बताता है जी, इंट्रोडक्शन में बताता है कि जो 41 सेक्शन से लेके 51 सेक्शन तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक लिस्ट प्रोवाइड करता है आइटम्स की। वो लिस्ट या तो वो फुली एग्जाम्प्ट हैं टैक्स से, अगर फुली एग्जाम्प्ट नहीं है तो उसमें किसी न किस्म की टैक्सेशन की कंसेशन दी गई है, वो हमने आज डिस्कस करनी है। अगर स्पेसिफाई करें 53 को, तो स्पेसिफाई द आइटम्स मेंशन इन द सेकंड स्केड्यूल। वो क्या करते हैं, पहले वो तमाम आइटम्स बताएंगे जो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट हैं टैक्स से। नंबर 2 कि वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट हैं बट
इन कंडीशन विद द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस, कि उसमें हम सर्टन कंडीशंस पूरी करेंगे तभी वो एग्जाम्प्ट होगा टैक्स से। और थर्ड वन है विल बी लायबल टू पे द टैक्स एट लोअर रेट, कि हम उसका टैक्स का रेट कम कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी टैक्स लायबिलिटी में कुछ रिडक्शंस देते हैं, डिडक्शंस जिसे कह सकते हैं। फिफ्थ वन है विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, के सर्टन प्रोविजंस हैं उसमें से आपकी एग्जाम्प्ट होगी वरना नहीं होगी। ये आपका सेकंड स्केड्यूल जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो तमाम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता है और इसी पे बहस करता है। आज हम उसकी कुछ सिलेक्टिव देखेंगे। अब देखें, पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपकी सेकंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। अब फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर हासिल है, एक फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दोनों को ये पावर हासिल है कि वो इन जो एग्जाम्पशंस हैं, मैंने आपको बताया कि इनको चेंज किया जा सकता है, इनको ख़त्म किया जा सकता है। बट अगर वो चेंज लाते हैं किसी भी किस्म का तो उन्हें ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई करना पड़ता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट बाउंड है तमाम अमेंडमेंट्स को नेशनल असम्बली के सामने पेश करने की। जो मैं आपको फाइनेंस एक्ट की बात बता रहा था, वो ये क्लेम करता है कि जब आप क्या करेंगे कि फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है तो फाइनेंस एक्ट बनाता कौन है, उसमें आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं 3-4, उनकी कमेटी बैठकर फाइनेंस एक्ट बनाती है। उस फाइनेंस एक्ट को फिर नेशनल असम्बली के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो पास हो जाता है तो उसमें उससे फ़र्दर जो है अप्लाई किया जाता है, उसके अमेंडमेंट्स अप्लाई कर दी जाती हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हों या फिर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो तो वो फर्दर चेंजेस के लिए भेज दिया जाता है। अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पढ़ेंगे, कंप्लीट स्केड्यूल नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पढ़ेंगे जिसमें आपकी एग्जाम्पशंस अलाउड हैं, या कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट हैं, या फिर एग्जाम्पशंस डिपेंड करती हैं ऑन सर्टन कंडीशंस के ऊपर। जी, सबसे पहले हम उसमें से देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको याद हो थ्रू आउट हिस्ट्री जो हमने डिस्कस की थी, हिस्ट्री के अंदर कम्प्लीटली वो दो ही बातों को डिस्कस करता था। पहली बात डिस्कस करता था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। दूसरी बात वो डिस्कस करता था कि आपकी जो इनकम की लिमिट है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। जैसे अप टू 200 था तो 200 से मुराद कि अगर 200 से इंक्रीज़ करता है तो आप उस पर टैक्स लगाते हैं रेट, वरना नहीं लगाते हैं। फिर अप टू 500 हो गया, 500 से मुराद कि अगर 500 से ज़्यादा इनकम होती है तो टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, आप दो ही बातें डिस्कस करते आए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बेस है, जो तरक्की कर रहा है, एग्रीकल्चर की बेस पर डेवलप हो रहा है। तो एग्रीकल्चर की इनकम एग्जाम्प्ट है या नहीं है, आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, तो एग्रीकल्चर की इनकम आजकल जो आज इस साल का जो 2020-21 जो टैक्स सिस्टम आया है, जिसमें फाइनेंस एक्ट जो पास हुआ, उसके मुताबिक आपकी एग्रीकल्चर इनकम कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स वो पे करता है। जैसे आप अगर साबुन भी ख़रीदेंगे तो आपको उसके ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, वो भी किसान भी देगा, आप भी देंगे। अच्छा, इसमें मेजर चेंज लाया गया था 2003 के अंदर। 2003 के अंदर चेंज क्या आया था कि अगर किसी भी किसान के, किसी फार्मर के, किसी भी पर्सन की अगर एग्रीकल्चर इनकम 80,000 से इंक्रीज़ कर जाती है तो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे। हाउएवर 2006 के बाद ये जो एग्जाम्पशंस थी ये ख़त्म कर दी गई। अब क्या है कि अब ये अप्लाई होता है कि नो इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। और रेट ऑफ इनकम टैक्स के रेट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी जाती है कि कौन सी ऐसी इनकम है जिससे आप एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। बहुत से लोग इसे मिक्सअप करके लूप होल्स ढूंढकर अपनी इनकम को टैक्स से एग्जाम्प्ट करवा लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम कहकर। तो इस बारे में हमें जो डेफिनेशंस वाला चैप्टर है वो इसी पे बेस करता है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम को डिफ़ाइन किया गया है। जी, नेक्स्ट है जी एग्जाम्पशन फॉर डिप्लोमेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये क्या होता है? देखिए जी, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें ख़ास कर जो यूनाइटेड नेशंस का जो सदर होता है या जो सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस होता है, बान की मून था लास्ट टाइम, उसको बहुत से ममालिक की, बल्कि अक्सर ममालिक जो मेंबर्स हैं उसके यूनाइटेड नेशंस के,
उन मेंबर्स के ममालिक की उसके पास रेजिडेंसी होती है, उसके पास इंटाइटल होता है कि वो किसी भी मुल्क में जा सकता है, ठीक है, और उसे किसी किस्म का कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद इनके पास डिप्लोमेट्स जो होते हैं हर कंट्री के होते हैं, जो एम्बेसडर्स भी कहलाते हैं, इनके पास इम्यूनिटी एग्रीमेंट होता है कि ये कोई भी अगर क्राइम अगर इनसे सर होता है वहाँ पर, तो इन्हें वहाँ पर उसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो अपने मुल्क में आकर चार्ज होगा। तो आपके डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर प्रिविलेजेस एक्ट 1972 एंड यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1984 के मुताबिक, पाकिस्तानी इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक ये कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। स्कॉलरशिप किससे कहते हैं? स्कॉलरशिप किसी को भी एजुकेशन जो कंप्लीट करवाने के लिए आप फाइनेंशियली अगर आप उसे बेनिफिट्स देंगे, फाइनेंशियली आप उसकी अगर हेल्प करते हैं, तो उसे स्कॉलरशिप बोला जाता है। लेकिन जो भी किसी पर्सन को उसकी एजुकेशन की कॉस्ट पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फंड्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। हाउएवर, अब स्कॉलरशिप जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एसोसिएट नहीं होना चाहिए। लाइक आपके पेरेंट ही आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके एसोसिएट जॉब करने जिनके साथ जॉब करते हैं या जिनके साथ काम करेंगे वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे, नहीं। स्कॉलरशिप देने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रियट्स। रिटर्निंग एक्सपेट्रियट्स से क्या मुराद है कि वो लोग जो पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं लेकिन कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके पास सिटीजनशिप तो पाकिस्तान की है, लेकिन उनकी इनकम जो है वो फ़ॉरेन है, ठीक है। अब वो फॉरेन सोर्स इनकम क्या टैक्सेबल है या नहीं है, तो उसके बारे में ये कहता है कि 4 साल के लिए अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा था तो वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होगी, और उस साल भी वो टैक्स सिस्टम से एग्जेम्प्ट होगी जिस साल वो वापस रेजिडेंट बनता है पाकिस्तान का। मोरओवर कि जब पाकिस्तान का रेजिडेंट लीव करेगा कंट्री को और वो ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर करता है, तो उस टैक्स ईयर में भी उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता, ठीक है जी। उसके लिए एग्जांपल दे रहा है कि ताहा जो है इसने पाकिस्तान से रवाना हुआ यूएस के लिए, डेट थी जी 2 फरवरी 2014। अब आपको पता है कि आपका जो टैक्स सिस्टम है वो जून में अप्लाई होता है और जून में आपसे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। अब इसने वहाँ जॉब ली और वहीं पर रहा ये 30/6/2014, मतलब जून के मंथ तक, एंड ऑफ द टैक्स ईयर। अब यहाँ पर ये वहाँ पर उसकी इनकम 3 लाख रुपए हमारे कंट्री के मुताबिक 3 लाख रुपए बनती है। अब ताहा क्योंकि पाकिस्तान का रेजिडेंट है और वो टैक्स ईयर 2014 के अंदर गया है, लेकिन इसका स्टे जो पाकिस्तान में था वो 183 डेज़ इसे बाहर वाले मुल्क जाके गुजारे हैं, तो इसके ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स लागू नहीं होगा ऊपर वाली कंडीशंस के मुताबिक। इनकम ऑफ ट्रस्ट, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी किस्म की इनकम जो इन इदारों के थ्रू कमाई जाती है वो टैक्सेबल नहीं होगी, बट कंडीशन ये है कि वो इदारे फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होने चाहिए या फिर बोर्ड से अप्रूव होने चाहिए। बोर्ड से मुराद आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, अगर ये उससे अप्रूव होगा तो इसके ऊपर कोई टैक्स सिस्टम लागू नहीं होगा। इनकम ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग ऑन अ फॉरेन शिप, देखें अगर कोई बहरी जहाज़ पर काम करता है और वो बहरी जहाज़ पाकिस्तान का है, यानी उसके ऊपर जो फ़्लैग रिप्रेजेंट किया जाता है वो पाकिस्तान का फ़्लैग है, और वो उस बहरी जहाज़ पर काम करने के लिए 180 डेज़ तक गया, वहाँ पर काम किया, तो उसके ऊपर कमाने वाली इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स सिस्टम लागू नहीं होगा। हम उसे सी फेरर कहते हैं। अब वो सी फेरर 183 डेज़ के लिए रहा तो उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता। हाँ, अगर वो जिस बहरी जहाज़ पर काम करने गया है और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि किसी भी फॉरेन कंट्री से है, तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। कौन सी कंडीशंस? पहली कंडीशन ये है कि वो विद इन 2 मंथ्स रेलेवेंट टैक्स ईयर वो तमाम अमाउंट जो है वो सबमिट करवा देगा, रेमिटेड करवाएगा पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को रेमिटेड करवाने से मुराद ये है कि पाकिस्तान में जो उसके रिश्तेदार हैं उन तक वो रकम पहुंचाई जाएगी विद इन 2 मंथ्स रेलेवेंट टैक्स ईयर के। दूसरी कंडीशन ये है कि जो वो रकम रेमिटेड करवा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स होने चाहिए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं होना चाहिए कि उसने वो पैसे किसी इलीगल सोर्स के थ्रू पाकिस्तान ट्रांसफ़र करवाए हैं। अलाउंस गिवन बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ पाकिस्तान, किसी भी किस्म का अलाउंस, ये आपकी लास्ट वो है अलाउंसेस वाली। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है कि उसने मेंशन नहीं किया था कि वो स्पेशल अलाउंस है या किस तरह का अलाउंस है, उसने सिर्फ ये मेंशन किया कि अलाउंसेस के बारे में टैक्सेशन सिस्टम की डिटेल डिस्कस करें।
तो सबसे पहले अलाउंस गिवन बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी सर्विसेज के अगेंस्ट अलाउंस देती है या किसी भी फैसिलिटी के अंदर अगेंस्ट अलाउंस देती है जो कि सिटीज़न पाकिस्तान का ही है, लेकिन उसने सर्विसेज जो दी हैं वो फ़ॉरेन में बैठ कर दी हैं, दूसरे मुल्क में बैठ कर दी हैं, तो उसकी सर्विसेज के ऊपर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होगा। उसने जो भी सर्विसेज दी उसके बदले में पाकिस्तान ने उसे जो भी पे किया वो टैक्सेशन सिस्टम के अंडर नहीं आता। हाँ, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है कि आपकी फ़ॉरेन इनकम में, फ़ॉरेन मुल्क में जिसमें आप काम कर रहे हैं और वहाँ उस मुल्क में बैठ के आपने कमाया है, वो मुल्क आपसे टैक्स लेता है या नहीं लेता, वो उस कंसर्निंग कंट्री का ही लॉ डिसाइड करेगा। जैसे अगर आपने यूके में बैठ के पाकिस्तान से सर्विस इनकम ली है तो यूके का लॉ क्या इस बात की इजाज़त देता है कि उस पर टैक्स लागू हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि वो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट होगा टैक्स सिस्टम से। अब आ जाते हैं स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस से मुराद वो तमाम अलाउंसेस हैं बट एक्सेप्ट इन कन्वेंस अलाउंस और इंटरटेनमेंट अलाउंस। इन दोनों अलाउंसेस के अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस क्या कहलाते हैं? स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। ये स्पेशल अलाउंसेस जारी क्यों ये किए जाते हैं जी? ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस को करते हैं उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको अलाउंस मिलता है। लाइक कौन सा? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एट्सेट्रा। ये तमाम अलाउंसेस जो होते हैं ये आपके नॉट लायबल टैक्स, यानी इन पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जॉब जैसे उनकी प्रैक्टिस ख़त्म हुई और उन्हें हम कुछ अर्से के लिए रिलैक्स करते हैं, अब वो उस अलाउंस के ज़रिए जो भी आपके ख़र्चे वो पूरे करें या जो भी आपका वो जो भी किसी भी किस्म का अलाउंस उन्हें दिया गया लेकिन वो टैक्स के अंडर आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑफिशियल ड्यूटीज़ नहीं कर रहे, इनके ऊपर टैक्स सिस्टम लागू होता है। अक्सर पाकिस्तान में भी बैंक ऐसे हैं कि जब वो मैंडेटरी लीव जो साल में 15 दिन होती है और वो देते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो वो साथ में कुछ अलाउंस भी देते हैं। अब वो अलाउंस स्पेशल अलाउंस नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही या फिर वो किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अलाउंस नहीं ले रहे, तो वो अंडर टैक्सेशन लाजमी आएगा। फिर आ जाते हैं सर्टन अमाउंट्स टू द पाकिस्तान। ये उसी अलाउंसेस के अंदर ही आता है, ठीक है। जैसे कि आर्मी पर्सनल को, वो कहता है आर्मी पर्सनल को किसी भी किस्म का अलाउंस दिया गया है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलाउंस हो, चाहे वो कंपनसेशन के लिए किसी किस्म का अलाउंस हो, किट अलाउंस हो। किट होती है जो उसके पास इक्विपमेंट होता है ना, जब वो किसी भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, किसी भी वॉर एक्सरसाइज के लिए, तो उन्हें किट दी जाती है जिसमें उनका इक्विपमेंट जैसे उनके वेपन्स वगैरह या फिर हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है, उसे किट अलाउंस कहते हैं। फिर है राशन अलाउंस। राशन अलाउंस है, स्पेशल मैसिंग अलाउंस है, एसएसजी अलाउंस। एसएसजी बेसिकली ट्रेनिंग्स को कहते हैं। नॉर्थन एरियाज़ में जो स्पेशल भेजे जाते हैं आर्मी के ऑफिशियल्स, उनको कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है क्योंकि वो काफ़ी घर से दूर और नॉर्थन एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत टाइट है, ठीक है। स्पेशल पे दी जाती है नॉर्थन एरियाज़ वालों को, हाइट अलाउंस दिया जाता है। तो पाकिस्तानी आर्मी अलाउंस, पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स को जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो टैक्स सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आते। जी, हम इन जो पार्टीज़ हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्हें किसी भी किस्म की अकोमोडेशन दी जाती है, चाहे वो रेंट फ्री अकोमोडेशन है या किसी भी किस्म की अकोमोडेशन दी जाती है, वो फैसिलिटी टैक्स के काबिल नहीं होती, उसके हम टैक्स नहीं लगाते। कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, ठीक है, आपके चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, तीनों स्टाफ के चीफ़ को क्या किया जाएगा? किसी किस्म का रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। फिर आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, याद रखें इसमें आपको प्रोविंशियल मिनिस्टर्स नहीं आते। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैं, देखें बाकी कोर्ट्स नहीं आती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आती हैं। फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, आप अभी पढ़ चुके हैं कि स्पेशल अलाउंसेस के अंदर ये नहीं आता, कन्वेंस अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन कुछ पार्टीज़ हैं जिन्हें ये दोनों अलाउंसेस आपको टैक्सेबल नहीं होते। वो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, चीफ़ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है, देखिए इसमें सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को यूज़ किया है जबकि दूसरों को यूज़ नहीं किया। कॉप्स कमांडर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हैं, इन सब लोगों को क्या है कि किसी भी किस्म का कन्वेंस अलाउंस या फिर आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, तो वो टैक्स सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता।
ठीक है जी, ये आपका लेक्चर है जिसमें हमने कंप्लीट एग्जाम्पशंस को डिस्कस कर लिया है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस टॉपिक के साथ आपका लेक्चर एंड हो जाता है। आपकी अब जो है एक ही जूम मीटिंग होगी जिसमें हम तीनों लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। आपके तीनों लेक्चर्स के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स को हम उसमें क्वेश्चनिंग करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके टेक्स्ट की आउटलाइन को एक दफ़ा रिव्यू करें। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया या फिर आप उसे दोबारा पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आपके इस सेमेस्टर के दोनों कोर्सेज़ जो हैं वो मेरी तरफ से ख़त्म हो चुके हैं। आपकी इनकम टैक्स की आउटलाइन भी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी MIS की आउटलाइन भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। आपकी MIS का सब्जेक्ट जो है वो आपके सर के सर को दे दिया गया है, वो आपको कवर करवाएंगे। ठीक है जी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जूम मीटिंग में पूछें या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।